रानीगंज का धरती पाए सर, कैसा लगा यहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जगह है, सब लोग बड़े अच्छे हैं, सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। धन्यवाद। गुणवंती पहुंचे जदयू प्रदेश महासचिव मनीष कुमार वर्मा, विधायक अचमित ऋषिदेव समेत कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। संवादिया न्यूज अररिया बिहार। सोमवार को रानीगंज प्रखंड अंतर्गत गुणवंती पंचायत में जदयू की ओर से आयोजित एक भव्य सभा में जदयू प्रदेश महासचिव व पूर्व IAS अधिकारी मनीष कुमार वर्मा का आगमन हुआ। मौके पर रानीगंज विधायक अचमित ऋषिदेव और जदयू कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए मनीष कुमार वर्मा ने तकरीबन आधे घंटे तक नीतीश सरकार की विकास योजनाओं और सुशासन मॉडल का जिक्र किया। साथ ही मंच से ही 2025 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए एक बार फिर से नीतीश सरकार को समर्थन देने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार मंडल ने की, जबकि मंच संचालन मुखिया गुणवंती एवं जिला युवा अध्यक्ष रमेश कुमार राय ने किया। इस मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष आशीष पटेल, विधायक अचमित ऋषिदेव, पूर्व मंत्री मंजर आलम, प्रिंस विक्टर, मणि सिंह, दामोदर मंडल, संजय यादव, रितेश कुमार उर्फ सरदार, शिबेका झा, मुरली मनोहर यादव, रमेश सिंह, पवन मिश्रा, मिथिलेश ऋषिदेव, सत्यनारायण यादव, राकेश राय, नौशाद आलम, बबलू मुखिया, उमेश पासवान, राजू राम, सुनील चंद्रवंशी, नवीन श्रीवास्तव, सुनीता देवी, रानू मंडल, शंकर कुमार, अनुज कुमार प्रधान, पूजा कुमारी, सपना कुमारी, ब्रजेश राय, वीरेंद्र राय, आलोक रंजन, महानंद राय, मोहम्मद इमरान, चंद्रिका प्रसाद राय, रमन झा समेत हजारों की संख्या में जदयू कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं मनीष कुमार वर्मा का पूरा बयान और आमजनों की प्रतिक्रिया वीडियो में। गुणवंती पंचायत में आयोजित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के रमेश कुमार राय जी, राजकुमार मंडल जी जो कि प्रखंड अध्यक्ष हैं यहाँ के, माननीय विधायक रानीगंज श्री अचमित ऋषिदेव जी, जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष श्री आशीष पटेल जी, प्रदेश सचिव श्री सत्यनारायण यादव जी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा एवं पूर्व प्रत्याशी श्रीमती सरगुफ्ता अजीम साहब, जदयू नेता अररिया श्री साद अहमद बबलू जी, स्थानीय समाज सेवी एवं पूर्व सरपंच गुणवंती श्री परमेश्वर राय जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ श्री आदिल मुख्तार साहब, प्रखंड अध्यक्ष रानीगंज श्री राजकुमार मंडल जी, प्रखंड युवा अध्यक्ष रानीगंज श्री प्रिंस यादव जी, प्रखंड अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ श्री तबरेज आलम जी, प्रखंड अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ श्री धीरेन्द्र ऋषिदेव जी, मोहम्मद इमरान साहब, श्री दामोदर प्रसाद मंडल साहब, श्री अजय कुमार सहनी जी, श्री गीता प्रसाद राय जी, श्री हबीब अंसारी जी, श्री कोकिल झा जी, श्री सुशील कुमार मंडल जी, श्री चंद्रिका प्रसाद राय जी, श्रीमती सुनीता देवी जी, श्री अशोक राय जी, मोहम्मद रजी अहमद साहब, नवीन श्रीवास्तव जी, मोहम्मद मंजर आलम साहब जो कि पूर्व मंत्री भी हैं, वीरेंद्र कुमार राय जी, नौशाद आलम जी, जावन प्रसाद मंडल जी, महानंद राय जी। इसके अलावे हो सकता है कई लोगों का नाम मैंने लिया और कई लोगों का नाम छूट भी गया होगा। मैं सभी का, जितने भी हमारे जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के साथी हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद गुणवंती पंचायत में इस विधानसभा क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी मेरे भाई, मेरे सब लोग, भद्रपुरुष लोग और सामने बैठी हुई माताएं एवं बहनें, मुझे इस पंचायत में आकर के और खास करके अररिया के रानीगंज में आकर के अत्यंत खुशी का अनुभव हुआ। मैं बगल के जिले में जिला पदाधिकारी था, पूर्णिया का मैं जिला पदाधिकारी 2013
13 और 14 में रहा हूं। और जब उड़ीसा से, मैं थोड़ा अपना संक्षिप्त परिचय आपको देता हूं, हालांकि कुछ वक्ताओं ने मेरे विषय में कहा, लेकिन थोड़ा सा परिचय मैं और दे दूं कि मैं मूलतः नालंदा जिले से आता हूं और जहां से माननीय सीएम साहब भी, उनका भी घर नालंदा जिला पड़ता है और संयोगवश मेरा भी घर नालंदा जिला पड़ता है। और मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई, सरकारी स्कूल में पढ़ा, पटना के साइंस कॉलेज में आया, वहां पे से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। और संयोग की बात है कि सीएम साहब की भी पढ़ाई साइंस कॉलेज से ही हुई और मेरे पिताजी की भी पढ़ाई साइंस कॉलेज से हुई। तो एक संयोग ऐसा बनता है कि हम लोग साइंस कॉलेज में पढ़े और उसके बाद मैं आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, वहां चला गया, मेरा सिलेक्शन हो गया और वहां पर जब पास हुआ तो आईएएस की परीक्षा दी और आईएएस की परीक्षा में मैं सेलेक्ट हुआ और मैं उड़ीसा काडर में मुझे मिला। उड़ीसा में करीब करीब 10 वर्षों तक मैंने अपनी सेवा दी। वहां पर 3 जगह पे डीएम बना और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के मुझे काम करने का अवसर मिला। कई ऐसी जगहें थी जहां पर नक्सली लोग काफी थे, उग्रवाद का प्रभाव था। कई ऐसे जगह था जहां पर पूरे जिले में राइट हुआ था। वैसे वैसे जगहों में मुझे कठिन परिस्थितियों में काम करने का मौका मिला। लेकिन 2008 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और पूरी तरह से वो घायल हो गए थे। 1 साल उनका इलाज चलाया और किसी तरह से वो बचे। तो मैं उड़ीसा में उस वक्त डीएम ही था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम मर जाएंगे तब तुम बिहार आओगे, किसी तरह से बिहार आओ, क्योंकि वो हमारे साथ उड़ीसा में रहने को तैयार नहीं थे। उनका अपना डॉक्टरी का क्षेत्र है और डॉक्टर जानते हैं आप लोग कि वो छोड़ करके अपना क्लिनिक छोड़ के नहीं जाते, जहां पे रहते हैं प्रैक्टिस करते हैं वहीं पे रहते हैं। तो यही जब उस समय जब पिताजी ने ये बात कही तो मुझे भी बहुत चुभ गई और मैं प्रयास करके डेपुटेशन लेके बिहार आया और 2012 में मैं बिहार आया। 12 के बाद 13 में मुझे यहाँ पूर्णिया का डीएम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया और उसके बाद 1 साल के बाद ही मुझे पटना का भी डीएम उन्होंने बनाया और 2015 में मुझे 3 कंपनियों के बिजली का एमडी बनाया, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन। और बिजली का काम, बिजली के काम के सिलसिले में बता दूं कि 2012 में जब मैं आया था और गांधी मैदान में 15 अगस्त की सभा हो रही थी, उस सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे और हम ऐसे नीचे जमीन पे, सब मंच वैसे था, हम इधर आकर के सुन रहे थे उनकी बात। तो उस समय 2012 में 15 अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे और सुधार नहीं ला पाए तो हम आपसे वोट मांगने नहीं जाएंगे। मैं नीचे में बैठा था, मैं सोचा कि कैसी बात कह रहे हैं सीएम साहब। अरे भाई, इतनी सरकारें आई, कितना वर्ष बीता, 70 साल से इतनी सरकारें आई गई, लेकिन बिजली की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। लेकिन सर ये कह रहे हैं कि मात्र 3 सालों में ये बिजली की स्थिति में सुधार ले आएंगे, कैसे संभव है? और संयोग की बात देखिए कि 2015 में बिजली कंपनी में मेरी पोस्टिंग हो गई। तो साहब ने हमको दायित्व दे दिया बिजली कंपनी का और ये जो प्रॉमिस था उनका गांधी मैदान में किया हुआ, ये मेरे दिमाग में हर समय घूम रहा था। तो उस समय चैलेंज लेकर के हम लोगों ने इतना बड़ा काम करवाया पूरे बिहार में कि आज देखिए 2015 का जब चुनाव होने वाला था तो उससे पहले हर गांव तक हम लोगों ने बिजली पहुंचा दी और माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि गांव गांव तक बिजली पहुंचेगी, वो पूरा हुआ। तो इनका दृढ़ निश्चय ऐसा है, माननीय नेता का दृढ़ निश्चय ऐसा है कि एक बार कोई काम ठान लेते हैं तो उस काम को पूरा करते हैं।
मजबूती के साथ पूरा करते हैं। ये काम हमने देखा। उसके बाद 2016 में हमको उन्होंने अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में 2016 में मैं उनके साथ गया और 5 वर्षों तक काम किया उनके साथ, 16 से 21 तक। और इस दौरान तरह तरह की योजनाओं को लागू करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आप सोचिए, नल का जल जो बात कर रहे हैं, हर घर नली गली की बात कर रहे हैं, चाहे कोई योजना, घर घर बिजली की बात कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की योजना की बात कर रहे हैं, हर तरह की योजना जो है उस वक्त मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उसका काम करने का मौका मिला। और उनका आशीर्वाद इतना रहा कि करीब करीब 32 डिपार्टमेंट के चार्ज में मैं था उस समय। बिहार के 44 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें 32 डिपार्टमेंट को हैंडल करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तो मैंने करीब 9 सालों से, आप देखिए कि 16 से लेकर 25, 9 साल तक अभी तक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहा हूं और सुबह शाम उनसे मिलने का मौका मिला, हर समय मिलने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और मैंने बहुत करीब से आपके मुख्यमंत्री जी के काम करते हुए देखा, उनके व्यक्तित्व को देखा है, उनके स्वभाव को जाना है और हर तरह से उनको देखा। एक तो बात है कि जो बाहर दिखते हैं वही अंदर से, उनके व्यवहार में, स्वभाव में दोरूपता नहीं। कई लोग हैं जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो सोचते हैं वही जमीन पे उतारते हैं, वही आप लोगों से कहते हैं। उनका नीतीश कुमार, तो उनका स्वभाव ऐसा है। और किस लिए वो जी रहे हैं? लोग कहते हैं कि 20 साल से मुख्यमंत्री। अरे भाई, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं तो सिर्फ बिहार के लिए मुख्यमंत्री, बिहार के लोगों के लिए मुख्यमंत्री है, हम लोग के लिए मुख्यमंत्री हैं। और दिन में 12-14 घंटा काम करते हैं, सुबह से उठ करके सिर्फ बिहार की चिंता करते हैं। उन्होंने कभी भी अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपने लोगों की चिंता नहीं की, सिर्फ चिंता की है कि बिहार के हर घर में, हर परिवार में उनका बाल बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, उनका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, महिलाएं कैसे आगे बढ़ेगी, इसके लिए उन्होंने चिंता की। और पूरे समय वो आप देखेंगे कि 20 साल का जो कार्यकाल रहा है, स्वर्णिम कार्यकाल रहा। क्या मिला था उनको बिहार, किस हालत में मिला था उनको बिहार? हर तरह से बदहाल बिहार। पहले जो बिहार था वहां क्या स्थिति थी? पूरे प्रदेश को विभिन्न भागों में विभाजित करके गुंडों के हवाले कर दिया था, बाहुबलियों के हवाले कर दिया था। और यहाँ पर किडनैपिंग क्या क्या नहीं होता था। लोग, आज कुछ लोग बता रहे थे कि पटना में भी जब किडनैपिंग होती थी तो उसका फैसला उस समय के मुख्यमंत्री जी के घर में हुआ करता था। ये स्थिति इतनी खराब थी, किसको छोड़ा जाएगा, किसको कितना पैसा लेके छोड़ा जाएगा, इसका फैसला मुख्यमंत्री के दरबार में हुआ करता। ऐसी खराब स्थिति थी, आदमी की जान सुरक्षित नहीं थी, कब किसका बेटा किडनैप हो जाए वो सुरक्षित नहीं था। और उस स्थिति में जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो पहले ऐसा काम करते हैं कि बिहार में शांति की व्यवस्था बहाल करते हैं और पूरा बिहार को उन्होंने शांत करने का काम किया। जितने भी अपराधी थे, गुंडे थे, मवाली थे, या तो जेल के भीतर पीछे ठूस दिए गए या बिहार छोड़ के वो भाग गए। ऐसा मजबूत व्यवस्था उन्होंने किया, क्योंकि बिहार में जब तक शांति नहीं होगी, जब तक सद्भाव नहीं होगा, तब तक विकास नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि जब तक परिवार में भी जब शांति नहीं होती है तो कोई विकास का, कोई ढंग का काम नहीं होता है। अशांत परिवार कभी भी कोई काम नहीं कर पाता। उसी तरह से यदि कोई विकास होना है तो सबसे पहले समाज को शांत होना पड़ेगा। और यही काम उन्होंने प्रायोरिटी वाइज किया। उन्होंने एक रोड मैप बनाया कि किस सीक्वेंस में काम होगा। और आप देखेंगे तो पहले उन्होंने बिहार में शांति लाई, और शांति लाई तो फिर उन्होंने रोड की व्यवस्था पे ध्यान दिया। सड़कें पहले बदहाल थी, जो कह रही थी मैडम कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, कोई हिसाब नहीं था।
मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे क्षेत्र में मैं मैट्रिक का परीक्षा देने जा रहा था और बस एक जा रही थी और बगल में मैं बस पे बैठा था, बगल में एक साइकिल वाला जा रहा था। आपको आश्चर्य होगा कि साइकिल वाला हमसे आगे निकल गया, बस पीछे छूट गई, क्योंकि स्थिति इतना था कि भर जान गड्ढा था सब जगह। तो ऐसे ऐसे गड्ढा सिर्फ उस सड़क पे नहीं थी, पूरे बिहार में था। सड़कों का जाल बिछाया। आज देखें कि सीमांचल में, इस क्षेत्र में, जो हमारे विधायक जी भी बोल रहे थे कि हर क्षेत्र में, हर गांव तक, हर टोले तक सड़कों का निर्माण किया गया, हर घर को जोड़ा गया है कि ताकि आप घर से निकले तो आपके पैर में कीचड़ न लगे। घर में भी कंक्रीट रोड का निर्माण कराया गया है, गांव में कंक्रीट रोड का निर्माण कराया गया। उसके बाद जब ये हुआ, सड़कें बनी, तो उसके बाद बिजली की व्यवस्था, जो मैंने आपसे कहा, उन्होंने प्रण लिया कि पूरे बिहार में बिजली की व्यवस्था में सुधार लाएंगे और उसको करके दिखाएंगे। आज देखिए पूरे बिहार में, हर गांव में, हर घर में बिजली है और बिजली अच्छी बिजली है। देश के किसी हिस्से से आप यदि कंपेयर कर लें तो बिहार की बिजली की व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी है, अन्य राज्यों से तो बहुत अच्छी है। जो बिजली की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे बनाया है, वो बहुत मजबूत व्यवस्था बनाई है। और बिजली भी जो आपको मिल रही है, पूरे भारत में जितनी सबसे सस्ती बिजली वो आपको दी जा रही है। कहीं भी 2 रुपए में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं दी जाती। उसके साथ साथ जो सिंचाई की व्यवस्था यहां पर है, 50 पैसे 55 पैसे में सिंचाई के लिए बिजली दी रही है। आप याद कीजिए उस समय कि जब पूरा जो है डीजल से सिंचाई का काम होता था, उसमें बहुत महंगा पड़ता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई के लिए भी व्यवस्था। तो हर तरह से आप क्षेत्र में देखिएगा कि उन्होंने काम करने का कोशिश की। बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार के लोग कैसे आगे बढ़े, इसकी उन्होंने चिंता की। तो मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही सिर्फ बिहार की चिंता की, आप लोगों की चिंता की है और आपके बच्चों की चिंता की है। मैंने उनको 9 वर्ष तक करीब से देखा है, सुबह से उठते हैं, शाम तक रहते हैं, रात तक रहते हैं और सिर्फ काम ही काम, काम ही काम, सिर्फ आपके लिए काम ही काम करते हैं। क्या जीवन उनको मिला है? बाकी सब मुख्यमंत्री बनते हैं, बहुत बड़े देश में मुख्यमंत्री बनते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, तरह तरह से करप्शन के चार्ज होते हैं उनके ऊपर, हर तरह का दाग लगता है। लेकिन आपके मुख्यमंत्री पिछले 20 सालों से यहां काम कर रहे हैं और कोई भी दाग उनके दामन में नहीं लगा है। ऐसा मुख्यमंत्री पूरे भारत में इकलौता है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही। खोज करके आप दिया लेके खोजिएगा, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो आपके लिए मरता है, आपके लिए जीता है, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये ऐसा रत्न है जिसको संजोने की बात है। और बहुत लोग तरह तरह की बात करते हैं, जदयू खत्म हो गया, जदयू ऐसे हो गया, मुख्यमंत्री का ये है। तो जितने भी नाकारा लोग हैं, जिनको अपनी क्षमता पे भरोसा नहीं है, वो आज का इल्जाम लगाते हैं कि मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है, हमको शासन दे दो, हमको मुख्यमंत्री बना दो। काहे भाई? तो भाई आपकी तबीयत खराब है। तो जितना नाकारा लोग हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, वो इसी तरह की बात करते हैं कि भाई आप में कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, आप में जनता की चिंता नहीं है। जब बिहार में दिक्कत आती है, बिहार में आपदा पड़ती है, तो आप विदेश में जाकर के ऐश करते हैं और यहां पे कहते हैं कि गद्दी हमको सौंप दो। आप युवा हैं, क्या युवा का लक्षण है? 8 महीने से कोई यात्रा निकाली और अभी तक बिहार की यात्रा भी पूरी नहीं हुई। और हमारे मुख्यमंत्री पिछले 2 महीना में इस तरह की यात्रा की कि बिहार के हर जिले में जाकर के उन्होंने जाकर के देखा और जो भी समस्या थी सबका समाधान निकालते हुए उन्होंने ला करके पटना में 50,000 करोड़ की योजना एक साथ सैंक्शन कर दी। जहां जहां भी समस्या थी, जिस तरह की समस्या थी, एक साथ उन्होंने साफ कर दिया। ये होते हैं मुख्यमंत्री, ये ऐसा होता है नेता, हमारा नेता। और महिलाएं बैठी हुई यहाँ पर, महिलाओं की बात करें तो क्या नहीं काम हुआ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में? क्या अवस्था थी महिलाओं की शिक्षा में? जब उन्होंने देखा कि हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं,
तो उन्होंने पहली बार जब देखा कि वस्त्र के अभाव में, पोशाक के अभाव में बच्चियां जो है 5 क्लास से आगे नहीं पढ़ पा रही थी, तो उन्होंने पोशाक योजना शुरू कर दी। और देखा कि महिलाएं का कॉन्फिडेंस कम है बच्चियों का, तो उन्होंने 9वीं क्लास की बच्चियों के लिए साइकिल योजना शुरू की। और उसके साथ साथ साइकिल योजना के साथ साथ जब देखा कि बच्चियां आगे नहीं पढ़ रही है, तो हर पंचायत में उन्होंने 10+2 स्कूल खोलने का निर्णय लिया। और किस लिए लिया? वो चाहते हैं कि हमारी बच्चियां आगे पढ़े, क्योंकि यदि बच्चियां पढ़ती हैं, महिलाएं पढ़ती हैं, तो समाज में सिर्फ एक बच्ची नहीं पढ़ती है। एक लड़का पढ़ता है तो एक लड़का पढ़ता है, लेकिन यदि एक लड़की पढ़ती है तो उसके साथ साथ उसका सारा परिवार पढ़ता है और उसके साथ साथ उसका सारा खानदान पढ़ता है। यदि एक बार लड़की शिक्षित हो गई तो पूरे समाज को शिक्षित होने में कोई रोक नहीं सकता। यह विचारधारा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और इस विचारधारा के साथ वो बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चियों को आगे मिले। जब मैट्रिक पास कर लिया उन्होंने, तो उन्होंने सोचा 10+2 कैसे पढ़ाएं, तो उसके लिए उन्होंने 25,000 रुपए की व्यवस्था की। जो लड़की 10+2 पढ़ ली, इंटरमीडिएट कर ली, उसको 25,000 रुपए। जो ग्रेजुएशन कर ली उसको 50,000 रुपए। बताइए किस तरह से वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आरक्षण दिया है उन्होंने, महिलाओं को समाज में जो भागीदारी दी है, महिलाओं की कहां भागीदारी होती थी। हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है, यहां पर पुरुषों की सत्ता रही है पहले से, लेकिन उन्होंने महिलाओं की कैसे भागीदारी हो, इसके लिए उन्होंने हर तरह से काम किया। जैसे ही वो शासन में आए 2006 में, सबसे पहला काम किया कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में 50% आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए। उसके साथ साथ नगर निकायों में भी 50% आरक्षण की बात की। साथ में जब प्राइमरी स्कूल की टीचर होती है उसमें भी 50% आरक्षण की बात की। और यही कारण है कि आज देखिएगा कि पूरे प्रदेश में हर जगह मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के मेंबर महिलाएं हो रही हैं। आज 60% से ऊपर महिलाएं जो है इस तरह की मेंबर बनी हुई है। तो जो शासन में भागीदारी मिलनी चाहिए थी, वो भागीदारी नीतीश कुमार ने दी है। और जो महिला सशक्तिकरण का काम बिहार में हुआ है वो अद्भुत हुआ है पूरे देश में। इस तरह का काम कहीं नहीं हुआ। जीविका की दीदियां हैं, महिलाओं की आर्थिक उन्नति कैसे आगे बढ़े, कैसे हो उनकी आर्थिक उन्नति, इसके लिए उन्होंने जीविका से जोड़ा। और घर में यदि बीमार कोई है, उसका इलाज कराना हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो, कोई उद्योग धंधा शुरू करना हो छोटा मोटा, तो उसके लिए जीविका से लोन ले लेते हैं, खेती के लिए लोन ले लेते हैं। और ये सब काम करके वो अपना परिवार चला रहे हैं, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। तो हर तरह का काम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है। और जब 2015 में जब शराबबंदी की बात आई, उन्होंने देखा कि बच्चे भी शराब पीने लगे हैं। जो दुकानें थी, गांव-गांव में दुकानें शराब की खुल रही थी और बच्चे जो है शराब पीने लगे थे। और बाहर में जो जितने भी गुंडे मवाली थे वो भी शराब पी करके गुंडागर्दी कर रहे थे। तो उन्होंने 2015 में महिलाओं के डिमांड पे, महिलाओं की मांग पे बिहार में शराबबंदी की घोषणा की। और आज देखिए किसी भी शराबी की हिम्मत नहीं है कि शराब पी करके रोड में कोई हंगामा कर सकता है। यदि गलती से शराब पी ली भी गया तो डर के मारे घर के भीतर छुप करके रहता है कि सामने पड़ जाएगा तो कोई उसका रिपोर्ट यदि पुलिस में कर देगा, उठा के जेल में भर्ती कर देंगे। आज महिलाओं की ताकत ऐसी बढ़ी है। और जो लोग थे, जो लोग काम करते थे, मुश्किल से दिन में 300 रुपया मिलता था और 200 रुपया का शराब पी जाते थे, वो सारा पैसा आज घर लाके देते हैं और महिलाओं को देते हैं। परिवार चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और सबकी आर्थिक उन्नति हो रही है। तो कितना बदलाव समाज में आया है, कितना सोचते हैं महिलाओं के बारे में। और यही कारण है कि महिलाएं जहां जहां भी हमारे वोटिंग हुआ है, हमने देखा कि जहां भी महिलाओं का परसेंटेज वोटिंग का अधिक हुआ है तो वहां पर जदयू की जीत हुई है। क्योंकि महिलाएं हमारी साइलेंट वोटर है। महिलाएं कहती कुछ नहीं है, लेकिन सीधा जाकर के तीर छाप पे बटन दबा करके चली आती है।
ये है साइलेंट पावर महिलाओं की। मैं आप सभी माताओं बहनों का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखिए, इसी तरह से नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद देते रहिए और इसी तरह से उनको आगे बढ़ाते रहिए। और खास करके वंचित वर्गों की बात करें, तो पिछड़ा समाज की बात करें, दलितों की बात करें, अल्पसंख्यक समाज की बात करें, हर तरह के समाज की बात करें, तो उनके लिए नीतीश कुमार जी ने क्या नहीं किया। आरक्षण की व्यवस्था थी, पिछड़ा समाज के लिए किया। कर्पूरी जी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा का वर्गीकरण किया और अति पिछड़ा समाज के लिए स्पेशल आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन राजद के लोग वो चाहते थे कि ये व्यवस्था खत्म हो जाए और अति पिछड़ा को मिटा देना चाहते थे राजद के लोग। लेकिन उन्हें जब नीतीश कुमार जी थे तो उन्होंने कहा कि हम अति पिछड़ा समाज का आरक्षण कभी भी खत्म होने नहीं देंगे और इसी कारण से जदयू का जन्म हुआ है। इसी मुद्दे पे जदयू का जन्म हुआ है। तो अति पिछड़ा समाज का तो घर है, दलितों का, महादलितों का तो घर है जदयू। सारे लोग जो है इसको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। जदयू जो परिवार है वही वंचित वर्गों का परिवार है, उनका घर है और उन्होंने सदैव मुख्यमंत्री जी का काम किया और मुख्यमंत्री जी ने सदैव उनका सम्मान किया। क्या भागीदारी हुआ करती थी अति पिछड़ा समाज की पहले, कैसे उनको ट्रीटमेंट मिलता था, जगह जगह उनको दबाया जाता था, सताया जाता था। लेकिन जब से आरक्षण मिला है तब से अति पिछड़ा समाज कहीं पे मुखिया बन रहे हैं, कहीं पे जिला अध्यक्ष बन रहे हैं, कहीं पे बीडीसी के मेंबर बन रहे हैं। हर तरह का सशक्तिकरण उनका हुआ है और कोई भी यदि ऊंची जाति का भी लोग है तो उनको प्रणाम मुखिया जी करता है। दलित समाज का व्यक्ति आज मुखिया, सरपंच और सब जगह बन रहा है। तो पूरे प्रदेश में इस प्रकार का जो सशक्तिकरण का काम हुआ है वो अद्भुत है। ये माननीय नीतीश कुमार जी की कृपा है, उनका विजन का काम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यदि चूक हमसे हुई तो ये सब, यदि कोई व्यवस्था बदल गई और लोग बरगलाने आएंगे तरह तरह से। कुछ लोग हैं जो गांधी जी का नाम लेते हैं और शराबबंदी कहते हैं खत्म कर देंगे। ऐसे लोग पे भरोसा करिएगा। इस तरह के लोग सबसे पहले शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं ताकि वो शराब कंपनियों से ठेका का पैसा ले सके और आपके बच्चों को बेवड़ा बना सके। वो चाहते हैं कि बिहार का बच्चा है दारू पी के बेवड़ा बने, उनको कोई मतलब नहीं है बच्चों से। इस तरह के लोग घूम रहे हैं, इस तरह के लोग हैं। एक और परिवार की बात करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कभी भी परिवार की बात नहीं की, उन्होंने समाज की बात की, बिहार की बात की। और एक ऐसा है दल जो सिर्फ परिवार की बात करता है, जिसमें जो भी सत्ता रहती है सारे परिवार में बंटता है और कोई नेता को भी नहीं मिलता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। इस बिहार में कलंक है कि देश का पहला अनपढ़ मुख्यमंत्री उस दल ने दिया है, क्योंकि दल के नेता थे, उन्होंने अपने पत्नी को जो अनपढ़ थी उसको मुख्यमंत्री बनाया। और आज उस दल के मुखिया को चिंता है कि उनका 9वां फेल बेटा किस तरह से मुख्यमंत्री बने। कोशिश कर रहे हैं कि 9वां फेल व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बने। जब कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा, कोई बाहर का व्यक्ति आपसे पूछेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो आप कहिएगा कि 9वां फेल बिहार का मुख्यमंत्री है। आपका बच्चा क्या सोचेगा कि भाई 9वां फेल होने से मुख्यमंत्री बनता, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहेगा। और शिक्षा जब तक नहीं होगी हमारे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर तरह से शिक्षा की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो ऐसे लोग जो बिहार को अशिक्षित रखना चाहते हैं, जो बिहार को अनपढ़ रखना चाहते हैं, हमारे बच्चों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। जो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, इन लोगों से सावधान रहना होगा। और आप हमेशा सोचिए कि प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो आपके नहीं, आपके बच्चों की भी चिंता कर रहा है। 20 सालों तक बिहार के हर व्यक्ति की चिंता की है और आगे जो बिहार का विकास होगा, बिहार का भविष्य होगा, वो हमारे बच्चे हैं। उन बच्चों का भविष्य कैसे हो, इसलिए जो भी काम हुआ है अब उद्योग धंधे पे काम होना शुरू हो गया। तरह तरह के उद्योग धंधे बिहार में लग रहे हैं और कोशिश हो रही है कि बिहार किसी भी प्रदेश से उद्योग में पीछे न रहे।
ताकि बिहार के बच्चों को, युवाओं को आगे रोजगार मिले। तो इस सारी व्यवस्था तभी संभव है जब तक पटना में आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गद्दी पे बैठे हैं। तो हमें पूरी कोशिश से, पूरी ताकत से माननीय मुख्यमंत्री को फिर से गद्दी पे बिठाना होगा 2025 के चुनाव में। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि रानीगंज के लोगों ने पिछले कई वर्षों से हमेशा जदयू का समर्थन दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी कैंडिडेट हो, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हो, आप सब मिलकर के एक स्वर से उनको जिताने का काम करें, ताकि पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को हम लोग मजबूत कर सके और दोबारा उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा सके। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सब मिलकर के नीतीश बाबू को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? हाथ उठाइए, सब महिलाएं उठाइए, सब लोग उठाइए। नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं आपको देख करके पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि रानीगंज की जनता फिर से ये सीट जदयू के खाते में डालने का काम करेगी और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अब सभी लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे 2 मिनट। अब हमारे जिला अध्यक्ष श्री आशीष पटेल जी 2 मिनट संबोधन के साथ अभिवादन कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सब्र से आप लोग बैठे और हमारे नेता का भाषण सुने। इन्हीं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, मनीष वर्मा जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अभी आप बैठक में भाग लिए और बहुत सारी बातें सुने, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बैठक में बैठे बहुत अच्छा लगा। वर्तमान सरकार के कार्यों की जो बात हो रही थी, क्या सही में उतना काम धरातल में हुआ है? किया है। महिलाओं को जो है लाभ मिल रहा है इससे? हाँ, मिल रहा है। तो आने वाला चुनाव में क्या लगता है, फिर महिला लोग जो है अपना इरादा नीतीश के पक्ष में रखेंगे या विरुद्ध में? हम लोग अभी तो पक्ष में है, विरोध में नहीं। कहाँ से आए? हम बसठी से। बसठी से आए। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूनम पासवान। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।